हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो पेपर्स हैं उनके लिए उनको जो है एक एक करके डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं, चाहे वो आपके सीपीसीबी के पेपर हों, चाहे आपके आरएसपीसीबी के पेपर हों, या चाहे टीएनपीएससी के पेपर हों। जितने भी पेपर हैं उन सभी का हम लोग जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, आपके पॉल्यूशन कंट्रोल से, उनका एक डिटेल्ड सॉल्यूशन का ये सीरीज है, जिसमें आज हम लोग जो है आपका आर एस पी सी बी जे एस ओ का पेपर जो कि आपका 9 जनवरी 2024 में हुआ था, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आर एस पी सी बी का ही जे डबल ई का पेपर का हम लोग जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कितनी डिटेल में हम लोगों ने इसको कवर किया है। बाकी ये पेपर चूँकि अभी आर एस पी सी बी की वैकेंसी भी आई हुई है आपको जे एस ओ जे डबल ई की, तो उसमें भी आप लोग के लिए इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी जो स्टूडेंट्स, चाहे आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई एग्ज़ाम दें, जे डबल ई दें, ए डबल ई दें, जी एस ओ दें, साइंटिफिक भी दें, आपका असिस्टेंट डब्ल्यू एम ओ दें, सारी पेपर्स हैं, चाहे वो सी पी सी बी के हों, टी एस पी एस आपका पी एस सी के हो, टी एन पी एस सी के हों, ठीक है, चाहे आपके आर एस पी सी बी के हों, चाहे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर्स हों, उन सब के लिए ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हम लोगों ने टोटल 32 पेपर्स लिया है और ये बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन, पॉल्यूशन बोर्ड के पेपर से क्वेश्चन, और साथ में हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए परचेज करना बिल्कुल मैंडेटरी है। ये बुक आप लोग परचेज कर लेंगे तो आपको 3200 प्लस क्वेश्चन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन पूरे डिटेल्ड में अच्छे से आपको मिल जाएगी और कोई बुक मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसमें इतने अच्छे से जो पेपर्स का जो है एक कॉम्पाइलेशन चैप्टर वाइज किया गया हो। तो आप लोग ये बुक जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगी, या गोल्डन बुक डिपो पे भी मिल जाएगी आपको। बाकी इसकी ई बुक भी जो है हमारे सिविल की गोली जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पेपर को। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था डीओ कंटेंट इन सीवेज इज जनरली डिटरमाइंड बाय। कह रहा है कि सीवेज में जो डीओ कंटेंट है जनरली उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, मोर्स मेथड, विंकलर्स टेस्ट, एडीटीए टेस्ट एंड क्लोराइड टेस्ट। ओके, अब यदि हम डीओ कंटेंट की बात करते हैं उस सीवेज में, उसके मेजरमेंट की बात करते हैं, तो जनरली इसके लिए हम विंकलर्स मेथड का यूज करते हैं। क्या होता है विंकलर मेथड? तो विंकलर मेथड क्या होता है, ये मेथड जो है आपका एक प्रकार का केमिकल टेक्निक है जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब डीओ मेजर क्यों करते हैं? अब डीओ हम इसलिए मेजर करते हैं कि जो डीओ होता है ना, ये बताता है आपके जो वाटर बॉडी है उसकी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। डीओ क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है आपके वाटर बॉडी के हेल्थ का जो है ये इंडिकेटर होता है। कैसे इंडिकेटर होता है? तो जब भी हाई डीओ होगा, यदि आपका डीओ हाई है, ठीक है, यदि आपका हाई डीओ है इसका मतलब क्या है आपका क्लीन एंड हेल्दी वाटर। यदि हाई डीओ है इसका मतलब क्लीन एंड हेल्दी वाटर, ठीक है, क्लीन एंड हेल्दी वाटर। यदि मान लीजिए आपका डीओ लो है, ठीक है, डीओ आपका क्या है, यदि मान लीजिए आपका लो डीओ है, ठीक है, आपका 1 सेकेंड, आपका लो डीओ है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लो है, यदि लो डीओ है, यदि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो लो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा। इसलिए हमको डीओ कंटेंट जो है वो जानना नेसेसरी होता है, ठीक है। और यदि हम विंकलर्स मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड आपका ऑन साइट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब इसकी स्टेप्स की बात करते हैं कि हम विंकलर्स मेथड कैसे करते हैं। तो पहला काम क्या होता है, विंकलर्स मेथड में हमारा पहला जो काम होता है वो होता है कि आपका सैंपल के फिलिंग का काम होता है। क्या होता है? सैंपल फिलिंग जो है, इसमें पहला काम होता है सैंपल फिलिंग का, ठीक है, पहला काम सैंपल फिलिंग। अब सैंपल फिलिंग की यदि मैं बात करता हूँ क्या होता है, तो हमारे पास एक आपका 300 ml का जो है बीओडी बॉटल होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपका एक 300 ml बीओडी बॉटल को उसको जो है सैंपल वाटर से पूरी तरह फिल कर लेंगे। ध्यान ये रखना होता है फिल करते समय कि उसमें कोई एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो। क्यों?
क्योंकि यदि एयर बबल का फॉर्मेशन हुआ तो आपकी रीडिंग जो आएगी वो गलत आएगी। तो ये हम पहला काम करते हैं, क्या आपका सैंपल की फिलिंग। सैंपल की फिलिंग करने के बाद हम जो दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम वो करते हैं कि हम उसमें मैग्नीज सल्फेट क्या करते हैं, मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, उसमें मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, मैग्नीज सल्फेट, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, प्लस आपका एल्कली आयोडाइड, प्लस हम लोग एल्कली आयोडाइड एजाइड ऐड करते हैं, ठीक है। ये ऐड करते हैं क्या हम लोग, मैग्नीज सल्फेट एल्कली आयोडाइड एजाइड को ऐड करते हैं। बोतल में हम क्या करेंगे, 2 ml जो है, कितना, 2 ml, बोतल में हम लोग 2 ml का जो है आपका मैग्नीज सल्फेट, 2 ml का मैग्नीज सल्फेट जो है ऐड करेंगे अपने बोतल में। फिर 2 ml का ही, ठीक है, 2 ml का ही हम लोग जो है अपना बोतल में एल्कली आयोडाइड एजाइड जो है, जो कि एक रीएजेंट होता है, उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद हमको क्या देखना है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने। ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा ऐड करने के बाद, तो ऐड करने के बाद यदि मान लीजिए ऐड हम लोगों ने किया, ठीक है, यदि वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, क्या हो रहा है, यदि आपका वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, वाइट पीपीटी बन रहा है, ठीक है, वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीओ आपका यहाँ पर नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, नहीं है डिजॉल्व ऑक्सीजन। और मान लीजिए कि यहाँ पर यदि आपका ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है, क्या आपका यदि यहाँ पर ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, डीओ प्रेजेंट है, इसका मतलब डीओ प्रेजेंट। तो ये हमको यहाँ पता चल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा हमारा काम क्या होता है, ठीक है, 2 काम तो आपको बता दिया मैंने। तीसरा हमारा जो काम होता है, तीसरा काम होता है हमारा इसमें स्टॉपर लगाना एंड सेक करना है। तीसरा काम क्या होता है, स्टॉपर लगाना और प्लस शेक करना। ये स्टेप भी याद रखिए, कई बार स्टेप आपको पूछ देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉपर को टाइट लगाते हैं, बोतल को अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेक करते हैं, ताकि रिएजेंट्स जो है वो मिक्स हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चौथा काम हम करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, चौथा काम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है उसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो अब मतलब बोतल में हम लोग क्या करेंगे, अपने बोतल में 2 मिलीग्राम, कितना, 2 ml जो है आपका, 2 ml हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रीपिसेट जो आपका पिपेट से हम लोग ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे, पिपेट का यूज करके उसको ऐड करेंगे, ठीक है। दोबारा उसको सेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोबारा सेक करते हैं ना, तो जो हमारा ब्राउन कलर था वो क्या होता है, वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब डिजॉल्व हो जाता है तो उसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं। क्या करते हैं, उसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं, उसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं। अब जब स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं मतलब हम क्या करेंगे इसमें कि 201 ml, कितना आपका, 201 ml, याद रखिएगा डाटा, 201 ml जो है ट्रीटेड सैंपल को एक फ्लास्क में लेंगे, 201 ml का ट्रीटेड सैंपल जो है उसको एक फ्लास्क में लेंगे, और उसमें जो हम लोग जो है 2 ml का, कितना, 2 ml का स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। अब स्टार्च सॉल्यूशन जब ऐड करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जब सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जब ऐड करेंगे सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइट्रेशन करेंगे विथ सोडियम थायोसल्फेट। हम लोग क्या करेंगे, अपना छठवां काम कि इसको जो है सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करेंगे। तो कह सकते हैं कि आपका टाइट्रेशन विथ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। देखिए पूरी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है, सोडियम थायोसल्फेट इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। अब इसे टाइट्रेट करेंगे, जब ब्लू कलर फेड हो, मतलब ब्लू कलर फेड हो होकर क्लियर हो जाए तो उस समय टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फाइनल डीओ रीडिंग जो है हम लोग निकालते हैं। फाइनल डीओ रीडिंग कैसे आएगा, सतवा में क्या कम होगा, फाइनल डीओ रीडिंग, फाइनल डीओ रीडिंग। अब फाइनल डीओ रीडिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जितना ml थायोसल्फेट टाइट
आपका टाइट्रेंट यूज हुआ है उतना डीओ आएगा मिलीग्राम पर लीटर में। मतलब यदि उसको जो है क्लियर करने के लिए जो आपका ब्लू फेट था उसको दूर करने में हम धीरे धीरे मिलाएंगे, पहले जो है धीरे धीरे ऐड करेंगे, तो जितना ml आपका थायोसल्फेट जो है आपका टाइट्रेट में यूज हुआ, टाइट्रेशन में यूज हुआ, वही उसे क्या बताता है, उतना आपका डीओ को बताएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपको बता दिया कैसे आपका जो है हम लोग विंकलर्स टेस्ट करते हैं। तो ये पूरा इजीली आपको विंकलर्स टेस्ट जो आपका टेस्ट है आई होप याद हो गया होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, डीओ कंटेंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज हायर लिमिट ऑफ फ्लैश पॉइंट फॉर द इग्निटेबिलिटी टू बी क्लासिफाइड एज हेजार्डस वेस्ट। कह रहा है कि आपका हेजार्डस वेस्ट के रूप में क्लासिफाई करने के लिए आपका जो इग्निटेबिलिटी जो है, ठीक है, उसके लिए जो फ्लैश पॉइंट का हायर जो लेवल होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हेजार्डस वेस्ट यदि आपको क्वालिफाई कराना है, मतलब बताना है कि ये हेजार्डस वेस्ट है, तो उसमें एटलीस्ट जो है आपके जो है एक चीज़ जो है इनमें से होना चाहिए कि इनमें से 4 चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें से एक चीज़ जो है चेक जरूर करना पड़ता है। क्या क्या है उसमें, आपका एक है इग्निटेबिलिटी, इग्निटेबिलिटी है पहला। ठीक है, पहला इग्निटेबिलिटी है। दूसरा हमारा क्या है, कोरोजिविटी है। ठीक है, कोरोजिविटी है। तीसरा हमारा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है। ठीक है, रिएक्टिविटी है। और चौथा हमारा टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी। ठीक है, इनमें से एक जो है हमको जो है आपका हेजार्डस वेस्ट क्वालिफाई करने के लिए एक एटलीस्ट वन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो लिक्विड वेस्ट है उसके लिए जो आपका कंसिडर्ड आपका इग्निटेबल हेजार्डस वेस्ट के लिए उसकी जो फ्लैश पॉइंट आती है वो आपकी कितनी आती है, वो आपकी लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितनी, 60 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 10500/2012 परमिसिबल रेंज ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज। कह रहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू IS 10500/2012 जो परमिसिबल रेंज है नाइट्रेट का ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो कितना होगा। तो आपका यदि हम IS कोड आपका, ठीक है, यदि हम IS कोड 10500 की बात करते हैं 2012 की, ये हमारा क्या बताता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर को। किसको बताता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, तो ड्रिंकिंग के लिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर को बताता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, कुछ डाटा आपको याद रहने चाहिए, कुछ चेंजेस भी हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, हमारे नाइट्रेट के लिए पूछा है, नाइट्रेट देखेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये टेबल हर एक पेपर में आ रहा है, ये टेबल हमारे साथ आप लोग रिपीट करेंगे, टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट उसकी 500 होती है और कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। टर्बिडिटी की यदि हम बात करते हैं, जिसको मेजर हम किस में करते हैं, एनटीयू में करते हैं। अब याद रखिएगा ओल्ड डाटा सारे बुक में आपको मिलेंगे 5 का। ठीक है, इसके घर वगैरह में 5 का ओल्ड डाटा मिलेगा, जबकि अब परमिसिबल लिमिट 1 की है। कॉज फॉर रिजेक्शन पहले 10 का मिलता था, अब कॉज फॉर रिजेक्शन आपका 5 का मिलेगा। कलर की यदि हम बात करते हैं, इसको मेजर TCU में करते हैं। 5 TCU आपका परमिसिबल है और 15 TCU आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। यदि हम टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इसको मेजर हम TON में करते हैं, जिसमें परमिसिबल लिमिट आपकी 1 की है और कॉज फॉर रिजेक्शन 3 की है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS की बात करते हैं तो 500 मिलीग्राम आपका परमिसिबल है और 2000 जो है आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। अल्कालिनिटी की यदि हम बात करते हैं 200 आपका मिलीग्राम पर लीटर जो परमिसिबल है और 600 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। ठीक है, ऐसे यदि हम pH की यदि आपसे बात करते हैं तो 6.5 to 8.5 आपका परमिसिबल है और यहाँ पर कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, नो रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। ऐसे यदि हम हार्डनेस की बात करते हैं तो आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर आपका क्या है, ये आपका एक्सेप्टेबल है और 600 मिलीग्राम पर लीटर आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। ऐसे यदि हम बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट की, 250 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपका परमिसिबल है और 1000 मिलीग्राम पर लीटर आपका क्या है, कॉज फॉर रिजेक्शन है।
ऐसे ही फ्री अमोनिया की बात करते हैं तो 0.15 मिलीग्राम पर लीटर आपका जो है एक्सेप्टेबल है और यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो नो रिलैक्सेशन। ऐसे ही जब नाइट्रेट की बात करते हैं मिलीग्राम पर लीटर में, तो 0 आपका जो है कॉज फॉर रिजेक्शन में दे रखा है और 0 ही आपका परमिसिबल है। नाइट्रेट की बात करते हैं 45 मिलीग्राम पर लीटर आपका जो है एक्सेप्टेबल है और यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दे रखा है। फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं तो 1 मिलीग्राम पर लीटर आपका जो है एक्सेप्टेबल है और 1.5 जो है आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। आयरन की बात करते हैं तो आपका ओल्ड डाटा 0.3 परमिसिबल था, लेकिन अब 1 मिलीग्राम पर लीटर है और यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। आई होप ये टेबल आपको समझ में आया, आप उसको याद करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बात कर रहा है नाइट्रेट का, तो कितना हो जाएगा 45 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नाइट्रेट के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन दो चीज़ों में होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर कोगुलेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट। कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट में जो है आपका कौन सा आपका कोगुलेंट है जिसका वाइडली यूज होता है। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं कोगुलेशन की, क्या होता है कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन एक आपका वाटर ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं अपने वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, हम उसको बड़े मास में कन्वर्ट करते हैं। अब बड़े मास में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल जो है अपना केमिकल्स मिलाते हैं जिसको हम कोगुलेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको मिलाने के बाद वो साइज बढ़ जाता है उनका और उसके बाद वो आपके बॉटम में ट्रैप होकर के फिल्टर के सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर उसको हम रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोगुलेशन। अच्छा, कोगुलेशन प्रोसेस में होता क्या है, कोगुलेशन प्रोसेस में आपका मेनली क्या होता है कि आपके वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो अब इन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को सेटल नहीं करने देता है, जो आपका निगेटिव चार्ज होता है ये सेटल नहीं करने देता है क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें कोगुलेंट ऐड करते हैं। जब हम अपने वाटर में अपोजिट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का, उसमें निगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, हमने पॉजिटिव चार्ज का जो है अपना मतलब आपका अपोजिट चार्ज का हमने क्या किया, कोगुलेंट ऐड किया। जैसे कोगुलेंट के रूप में हम लोग एलम यूज करते हैं, Al2SO4 का थ्राइस, फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं हम, या आपका पोल्यू एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, या एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, या हम फेरिक एंड फेरस सल्फेट का यूज करते हैं, तो इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये कोगुलेंट जैसे ही आपके वाटर में जाते हैं वो निगेटिव चार्जेस जो होती है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पार्टिकल्स क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है वहाँ पर। अब वो क्या करता है, एक दूसरे चिपक के फ्लॉक बनाता है, और फ्लॉक फ्लॉक क्या होता है, एक जेल टाइप का मास होता है। ठीक है, जब फ्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, फ्लॉक फॉर्मेशन होता है तो स्मॉल पार्टिकल्स जो है अब ये जो है एक दूसरे को जोड़ कर फ्लॉक बनाकर बड़ा बना दिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपका सेडिमेंटेशन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम कोगुलेशन के लिए किसको यूज करेंगे, तो हम कोगुलेशन के लिए इसमें फेरिक क्लोराइड जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, फेरिक एंड फेरस सल्फेट भी यूज करते हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलम भी यूज करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एलम भी यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि हम लोग एलम भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है क्योंकि एलम भी यूज करते हैं और हम लोग इसमें फेरिक जो है क्लोराइड, फेरिक सल्फेट यूज करते हैं, फेरिक क्लोराइड भी यूज करते हैं। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि आपका आयोग इसको निरस्त कर देगा इस क्वेश्चन को। यदि जनरली बात करता है, जनरली हम क्या यूज करते हैं ना, वाइडली, अच्छा क्वेश्चन वाइडली यदि बात करें तो वाइडली तो हम लोग एलम को यूज करेंगे। ठीक है, वाइडली को एलम यदि मान सकते हैं, लेकिन दोनों यूज होता है, तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए सेकेंडरी पॉल्टेंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी पॉल्टेंट है। ठीक है, अब आपको पॉल्टेंट्स के बारे में पता है, पॉल्टेंट्स के बारे में क्या पता है कि दो प्रकार के पॉल्टेंट्स हमारे होते हैं। एक हमारा होता है क्या, एक हमारा प्राइमरी पॉल्टेंट्स होता है और एक हमारा क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्टेंट्स होते हैं। अच्छा, यदि हम प्राइमरी पॉल्टेंट्स की बात करते हैं तो ये आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे एग्जिबिट होते हैं डायरेक्टली। जैसे आपका
वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गया, आपका घर में खाना बना रहे हैं, या आपकी गाड़ियों से जो आपका धुआं निकल रहा है, उन सबसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो ये किसी सोर्स से डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर में कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनसे रिएक्शन करते हैं सनलाइट के साथ, और ये आपके बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, ओजोन है, पैन है, स्मॉग है, ठीक है, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, तो ये सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ओजोन, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका डॉट आर द एयर पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कह रहा है इनमें से कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एसिड रेन की। क्या होता है एसिड रेन, तो एसिड रेन जो होता है ये आपका तब बनता है जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब आपका NO2, NOx में लिख सकते हैं, ठीक है, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है, ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेयर में जा करके आपका जो वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, और आपके जो दूसरे केमिकल्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उससे ये रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन आपका H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड भी बनाता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो फिर आपके रेन, स्नो, फॉग, स्लिट के रूप में आपके ज़मीन पर आकर गिरते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, तो आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह है, आपका वोल्केनिक इरप्शन है, पावर प्लांट्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो व्हीकल के एमिशंस, कार वगैरह से जो होता है धुएं निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, ठीक है, आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे फर्टिलाइजर से, मैन्योर से, ठीक है, पावर प्लांट से, इनसे क्या निकलता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। अब ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जा करके, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब आपका SO2 जो है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यदि हम बात करते हैं SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक, ठीक है, ये आपका बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, 1 सेकेंड, ये आपका बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऐसे ही जब यदि हम बात करते हैं NOx की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की यदि हम बात करते हैं, तो ये जब वाटर से ऐड करेगा, वाटर वेपर जो है आपका जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, उससे रिएक्ट करेगा, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब ये एसिड जो है क्लाउड के साथ मिक्स होकर और रेन फॉर्मेशन के रूप में आते हैं। इनसे जो है आपका फॉरेस्ट डैमेज हो सकता है, आपके लेक्स एंड स्ट्रीम डैमेज हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग जो आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कोरोड हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इससे जनरेट होते हैं। तो आपका यदि हम बात करते हैं कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज defined as the dose of ionizing radiation that imparts 1 joule of energy to 1 kg of absorbing material. This unit is known as, ठीक है, आपको कह रहा है कि आपका जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है आपका कौन सा एब्जॉर्ब आपका जो है रेडिएशन का, वो डिफाइन होता है आपका जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, उसको डोज जब 1 जूल जो है, ठीक है, उसका जो है आपका 1 जूल ऑफ एनर्जी जो 1 kg ऑब्जर्विंग मटेरियल से इम्पार्ट कर रहा है। करेक्ट, ये यूनिट जो है ये क्या बताता है, ठीक है, दिस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज, इस यूनिट को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यदि हम ग्रे की बात करते हैं, ठीक है, किसकी ग्रे, यदि हम बात करते हैं ग्रे, जिसको कई जगह GY लिखा जाता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका रेडिएशन डोज होता है। ग्रे वो यूनिट होती है जिससे हम रेडिएशन डोज जो है वो मेजर करते हैं, जो बॉडी के टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन करता है, ग्रे करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर इज द
ओजोन फाउंड, कह रहा है कि आप एटमॉस्फेयर के किस लेयर में जो है ओजोन पाया जाता है। ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर लेयर्स की बात करते हैं। एक्चुअली एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से जो है मेनली 4 लेयर्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। पहला हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होता है। अब यदि हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो कितना होता है, 0 to 10 किलोमीटर ये आपकी लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये लेयर की यदि हम बात करते हैं तो ये लेयर जो है आपके अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, टेम्परेचर हाइट के साथ यहाँ पर डिक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, और हम जो है इसी जो आपके लेयर है इसमें रहते हैं। 90% जो आपका वेदर फिनोमिना, रेन, स्टॉर्म वगैरह जो है, क्लाउड का फॉर्मेशन है, ये सब यहीं पर होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्लाउड्स जो है इसी लेयर में आपके मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो लेयर है वो हमारा कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर है दूसरा हमारा लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप लोग जो है जब वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें जो है आपको जानने को मिलेंगी। यदि मैं स्ट्रेटोस्फियर की बात करता हूँ तो ये कितना होता है, ये आपका 10 किलोमीटर से लेकर के आपको 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, ये रेंज होती है। यहाँ टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की ओर जाएंगे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो आपके अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनको ऑब्जर्व करती, उनको एब्जॉर्ब करती है आपके। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, और एरोप्लेन्स जो हमारे हैं वो ज़्यादा यहीं फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस बहुत कम होता है और फ्लाइट स्मूथ हो जाती हैं। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, तीसरा यदि हम बात करते हैं आपका क्या होता है, मीसोस्फियर होता है। तीसरा हमारा क्या है, मीसोस्फियर है। अच्छा, ये आप लोग जो है जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑर्डर भी आपको याद रखनी है। तो ये यदि रेंज की बात करते हैं तो इसकी 50 किलोमीटर से लेकर के आपका 85 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ जो है आपका फिर से कम होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, ठीक है, फिर से वो कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट आपकी जो मतलब शूटिंग स्टार्स की यदि हम बात करते हैं इसी लेयर में जो है बर्न हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो हम मीटर्स की बात करते हैं, आपके शूटिंग स्टार्स की बात करते हैं, वो यहीं पे बर्न हो जाते हैं। तो ये होता है कि आपका मीसोस्फियर होता है। ठीक है, अगला क्या है आपका 4th नंबर पे जो आता है वो आता है आयनोस्फियर। क्या होता है, आयनोस्फियर। ठीक है, आयनोस्फियर की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, ये आपका जो लेयर होता है ये आपका 85 किलोमीटर से ऊपर तक का होता है, मतलब एबव 85 किलोमीटर का ये आपका लेयर होता है। ठीक है, इसको हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं। ये आपका एक थर्मोस्फियर का पार्ट भी है। ठीक है, तो ये कोई एक फिक्स्ड लेयर नहीं है बल्कि मीसोस्फियर प्लस थर्मोस्फियर के कुछ पार्ट में जो है आयंस का रीजन होता है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स जो है वो होते हैं जो आपके रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आयनोस्फियर। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया गया होगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो हमारा ये कहाँ पाया जाएगा, ओजोन लेयर हमारा आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द लार्ज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कह रहा है लार्ज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का लार्ज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो है वो कौन सा है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं अपने अर्बन एरिया में जैसे कार, ट्रक्स, बसेज या कोई भी आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये जो व्हीकल्स होते हैं ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये व्हीकल्स जब उसमें फॉसिल फ्यूल्स के रूप में यदि मान लीजिए आप जो फ्यूल ऐड कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली जो है उनका कंबसन नहीं कर पाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट कंबसन होता है आपका, तब CO जो है आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और CO की यदि हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये आपका क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ये आपका ऑर्डरलेस होता है, ये आपका टेस्टलेस होता है और ये आपका टॉक्सिक गैस है। ठीक है, ये आपको पेट्रोल, डीजल वगैरह नेचुरल गैसेज हैं, कोल्स हैं, ऑयल वुड हैं, उन सब से निकलता है। ठीक है,
अच्छा, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की यदि हम बात कर दी, एक टॉपिक है, थोड़ा सा बताता हूँ, आगे आएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है आपका ह्यूमन सोर्स, ठीक है। ये आपके ह्यूमन सोर्स जो होते हैं ये सबसे बड़े पॉल्यूशन के आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन सोर्सेज। तो पॉल्यूशन के दो सोर्स होते हैं, एक अपना नेचुरल सोर्स होता है, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, व्हीकल एमिशन। ओके। अच्छा, जो लोग भी आपके RSPCB JEE JSO का जो है अपना एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 100+। ये हमने एक आपको शॉर्ट में बताया, आप लोग को हमारी टेस्ट सीरीज का पता है। आप लोग जाएंगे हमारे सिविल की गोली ऐप पर देख सकते हैं, हम लोगों ने आज तक जितनी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जितना हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को देते हैं। ये आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज दैट इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। कह रहा है आपका जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की सीवेज में, डिस्टिल्ड वाटर की कितनी होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं सीवेज में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो आपकी सीवेज में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है डिस्टिल्ड वाटर की सॉल्युबिलिटी का अप्रोक्स बात करते हैं तो 95% होता है, ठीक है। यानी अगर हमारा मान लेते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर में DO 9.1 मिलीग्राम है, तो सीवेज में ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। किस वजह से होगा, पॉल्यूटेंट्स की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, DO क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई DO इज इम्पॉर्टेंट, DO हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। अब DO क्यों जरूरी होता है ऊपर पूरा बताया हूँ, DO से ही हम अपने वाटर बॉडीज़ को बताएंगे कि वो हेल्दी है या आपका जो है आपका पॉल्यूटेड है। जितना ज़्यादा DO उतना आपका हेल्दी वाटर बॉडी, जितना कम DO इसका मतलब उतनी पॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कुछ टेम्परेचर जोन्स भी, अच्छा यदि हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के होता है, ठीक है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके जो है इसका अमाउंट 4 ppm जो है कम से कम तो होना ही चाहिए आपका एक्वेटिक लाइफ के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन डेफिसिट की बात करते हैं, क्या आता है, सेचुरेशन DO माइनस एक्चुअल DO, ठीक है। टेम्परेचर, और यदि हम सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 0 डिग्री पर आपका 14.6 मिलीग्राम पर लीटर, 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, और आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर ये 7.6 मिलीग्राम पर लीटर आता है, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, इन ए गॉसियन डिस्पर्जन मॉडल द लेटरल डिस्पर्जन कोफिशिएंट आर डिपेंड्स ऑन, कह रहा है आपका जो गॉसियन डिस्पर्जन मॉडल है उसमें जो लेटरल आपका डिस्पर्जन कोफिशिएंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब गॉसियन प्लूम मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लेटरल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेटरल डिस्पर्जन जो है आपका ये पहला किस पे करता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो है स्टेबिलिटी पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पर। इसका मतलब आपका एटमॉस्फेयर जो जितना अनस्टेबल होगा मतलब आपका प्लूम उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा। ये याद रखिए, जितना आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा प्लूम जो है आपका उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। हाईली यदि आपका मान लीजिए हाईली, हम कह सकते हैं कि आपका हाईली यदि आपका अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब वहाँ पर लार्ज आपका जो है, ठीक है, कह सकते हैं कि आपका लार्ज, ठीक है, आपका प्लूम कंसंट्रेशन जो होती है क्रॉस विंड डायरेक्शन में वो देखने को सिग्मा वाई जो है वहाँ लार्ज देखने को मिलेगा। स्टेबल एटमॉस्फेयर में है तो ये आपको डाउन आपका जो है मतलब लोअर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, ये दूसरा डिपेंड करता है आपका डाउनवर्ड डिस्टेंस पर, किस पर, डाउनविंड डिस्टेंस पर, ठीक है, डाउनविंड डिस्टेंस पर, ठीक है, डाउनविंड डिस्टेंस पर। मतलब स्टेक से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी, ठीक है, प्लूम का हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बढ़ जाता है। मतलब जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा उतना प्लूम का जो है हॉरिजॉन्टल आपका जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में, तो दो चीज़ है, एक आपका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और दूसरा आपका डाउनविंड डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज एट 24 आवर्स मॉनिटरिंग शुड बी। कह रहा है आपका एज पर जो आपका नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी एयर इंडेक्स कह रहा है आपका
आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है आपका इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एरियाज़ के लिए 24 आवर्स मॉनिटरिंग के बाद जो है वो आपका कितना आता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए एज पर नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, यदि हम बात करते हैं PM 2.5 का, तो सारे डाटा हम किस में देखेंगे, आपका माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में देखेंगे, ठीक है। तो एवरेजिंग टाइम एनुअल के लिए आपका 40 आता है और आपका 24 आवर्स के लिए 60 आता है। ऐसे PM10 कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एनुअल के लिए 60 आता है और आपका 24 आवर्स के लिए 100 आता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं O3 की, यदि ओजोन की बात करते हैं तो 8 आवर्स के लिए आपका ये 100 आता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम NO2 की बात करते हैं तो आपका एनुअल 40 आता है और 24 आवर्स के लिए 80 आता है। SO2 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एनुअल कितना आता है, 50 आता है और 24 आवर्स के लिए 80 आता है, ठीक है। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं CO की, तो 8 आवर्स के लिए आपका एवरेजिंग टाइम जो है इसका 8 आवर्स है, ठीक है। और आपका रिकमेंडेड कंसंट्रेशन वहाँ पर 2 का है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये टेबल पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के लिए है, तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 80 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो होता है ये आपका एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जैसा ऊपर बताया कि ये जो ओजोन लेयर होता है ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में होती है वहाँ पर होता है, ठीक है। ये सन के हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट्स जो रेज हैं जिसको हम UV रेज कहते हैं, उन रेडिएशन क्या करता है आपका एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यदि हम ओजोन का केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन की यदि हम बात करते हैं, अच्छा ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है आपका ओजोन लेयर का थिन होना, ओजोन लेयर का पतला होना, ठीक है। और आपका जो एंटार्क्टिक जोन है वहाँ पर होल का बनते रहना, यही चीज़ बताता है किसके, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को। अच्छा, ये मेनली किसके कारण होता है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है मेनली CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं उनके कारण होता है। ये कहाँ से आते हैं, ये आपका आर्सेनल्स, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, आपके फायर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उन सब में जो है इसका यूज होता है, ठीक है। सनलाइट में UV से आपके तोड़ने पर जो है क्लोरीन रिलीज होता है। जब आपका सनलाइट में UV रे जाएगा, ठीक है, तो तोड़ने पर क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन एटम लगभग आपका जो है 10,000 मॉलिक्यूल्स तक जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है, जब Cl जो है, ठीक है, Cl प्लस O3 का रिएक्शन होता है तो ये ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक होकर ClO प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका जो है ओजोन लेयर डिप्रेशन का मेन आपका कारण होता है, ठीक है। और इससे हार्मफुल कई इफेक्ट्स हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, आइज आपके जो है वो आपके आइज में प्रॉब्लम होती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम जो है आपका डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्रॉप का यील्ड जो है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। तो ये सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रेकअप और डिटैचमेंट ऑफ द बायोमास फ्रॉम द स्लिम लेयर इन ट्रिकलिंग फिल्टर इज नोन एज, करेक्ट, ट्रिकलिंग फिल्टर में जो बायोमास है, ठीक है, उसका ब्रेकअप या डिटैचमेंट जो है स्लिम लेयर का वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम ट्रिकलिंग फिल्टर में बात करते हैं किसकी, स्लॉविंग की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो आपका बायोफिल्म जिसको हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में जो बायोफिल्म मीडिया पर बनता है वो वेस्ट को क्या करता है, वो आपके वेस्ट को डिग्रेड करता है, ठीक है। जब बायोफिल्म मोटा होता है मतलब आपका ओवरग्रोन हो जाता है तो ऑक्सीजन पेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। इस कंडीशन में बायोमास जो है अपने आप जो है ब्रेक होकर डिटैच हो जाती है, ठीक है। इस डिटैच होने को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्लोइंग कहते हैं, ठीक है। किसके कारण होगा, एक्सेस ग्रोथ के कारण, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, हाइड्रोलिक शॉक लोड के कारण ये आपको देखने को मिलता है, ये होती है स्लोइंग, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन इंडियन हॉस्पिटल द अप्रोक्सीमेट जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर बेड पर डे इज, कह रहा है आपके जो इंडियन हॉस्पिटल्स हैं उसमें पर बेड जो है आपका
ठीक है। कह रहा है आपका जो है पर बेड पर डे जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन है वो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, ठीक है। तो एज पर सीपीसीबी डाटा जो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए पर बेड पर डे जो होता है 1 से लेकर 1.5 केजी तक होता है। जनरल हॉस्पिटल्स में ये आपका 1 to 1.5 केजी पर बेड पर डे होता है, और स्पेशल आपका जो स्पेशलिटी या आपका जो टर्सरी आपका केयर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर 2 केजी पर बेड पर डे आता है। सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब इसके बीच का मान लेते हैं तो 1 ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। कह रहा है इसमें जो है फोटोकेमिकल स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फोटोकेमिकल स्मोक की। कैसे बनता है फोटोकेमिकल स्मोक? तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये तब बनता है जब सनलाइट जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO है, NO2 है, और जो आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, तब आपका क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन से ग्राउंड लेवल ओजोन, पैन और आपके एयरबोर्न पार्टिकल्स जो हैं वो भी बनते हैं, ठीक है। ये होता है क्या आपका? ये होता है फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं, ये हमारा जो है इसमें पॉल्टेंट्स आपके होते ही हैं, तो ये आपका सही है, पॉल्टेंट्स होते हैं। दूसरा कह रहा है कि हेज, ब्राउन हेज बनाता है, ये भी सही है। का डज नॉट इफेक्ट विजिबिलिटी, नहीं, ये विजिबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो कह रहा है कौन सा नहीं करेक्ट है, तो ये आपका सही ऑप्शन सी मिल जाएगा। कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इन विच ईयर द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल पास्ट। कह रहा है किस साल जो है आपका रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल जो है वो पास किए गए। तो ये रूल आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये रूल आपका 1999 में जो है आपका पास हुआ, ठीक है। और आपका मिनिमम थिकनेस जो होती है प्लास्टिक बैग की स्पेसिफाइड की गई है कितनी? 20 माइक्रॉन्स की, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज केप्ट फ्रॉम ए रिवर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हेजार्डस वेस्ट लैंडफिल। कह रहा है हेजार्डस वेस्ट जो है लैंडफिल जो होता है उसके लिए जो रिवर जो होती है उसका डिस्टेंस हमको मिनिमम जो है कितना रखना है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका एज पर सॉलिड मैनेजमेंट रूल 2016 जो है लैंडफिल्स के लिए आपका 100 मीटर अवे रखना है किससे? रिवर से। 200 मीटर रखना है पॉन्ड से। 200 मीटर रखना है आपका हाईवे से, हैबिटेशन से या पब्लिक पार्क्स वगैरह, वाटर सप्लाईज वगैरह से, और 20 किलोमीटर अवे रखना है एयरपोर्ट और एयरबेसेस से, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ रिवर के लिए कह रहे हैं तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लीचेट इज ए कलर्ड लिक्विड दैट कम्स आउट। कह रहा है जो लीचेट है ये कलर्ड लिक्विड होता है, ये आपको कहाँ से आता है, ठीक है। अब लीचेट की यदि हम बात करते हैं, लीचेट जो है तब बनता है जब आपका रेन वाटर जो है वो सैनिटरी लैंडफिल के वेस्ट के थ्रू जो है सीप करता है। रेन वाटर क्या करता है? नीचे इन्फिल्ट्रेट होता है। अब उस वक्त जो डिकम्पोजिंग वेस्ट है उसमें मिल जाता है, और उससे जो डिजॉल्व और सस्पेंडेड मैटर्स है वो अपने साथ जो है बाहर की ओर लेकर आता है, ठीक है। इसलिए वाटर, इससे क्या हो सकता है? वाटर कंटामिनेंट हो सकता है, ठीक है। लीचेट से आप ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेंट हो सकता है, सरफेस वाटर भी, सॉइल भी, ये होता है लीचेट। तो लीचेट कहाँ से आता है? आपका सैनिटरी लैंडफिल से आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ। कह रहा है ग्रीन मफलर जो है किस पॉल्यूशन से रिलेट करता है, ठीक है। यदि हम ग्रीन मफलर की बात करते हैं तो ये आपको नॉइज कंट्रोल जो है, मतलब नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है। इस टेक्निक में हम लोग जो है ग्रीन प्लांट्स वगैरह का यूज करते हैं। जनरली 4 से 5 रोज जो है हम लोग आपका नॉइजी प्लेसेस के आसपास जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह या रोड साइड जो है, जिससे आपको नॉइज जो है सिटीजन्स तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए सड़कों पे देखे होंगे, हाईवेज वगैरह पे जो है बीच बीच में या किनारों पे पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये आपका मफलर टेक्निक होता है, ठीक है। तो किसके लिए होता है? आपका नॉइज के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन एज इन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। PAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है? आपका पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट होता है, ठीक है। सही ऑप्शन बी मिल जाएगा। ये आपको फोटोकेमिकल स्मोक में पाया जाता है जो कि एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये आपको याद रखिए केमिकल फॉर्मूला, ये आपको जो है ना, ये आपको एकदम बिल्कुल ये डायग्राम ही पूछ देता है इसका पैन का, ऑप्शन में कई दे देगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच
वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोलॉजी इज डील्ड विथ ऑटो इकोलॉजी। कह रहा है इनमें से कौन सा इकोलॉजी का टाइप है जो कि ऑटो इकोलॉजी से डील करता है। ठीक है, अब यदि हम ऑटो इकोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है ऑटो इकोलॉजी, तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है ये आपकी स्पीसीज और उसका इन्वायरमेंट से जो रिलेशन है उसको बताता है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका जो है स्टडी होता है किसका, इंडिविजुअल जो आपके स्पीसीज होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका ये स्टडी होता है। तो ये क्या बताता है, ये आपके इकोलॉजी में जो है आपके इंडिविजुअल स्पीसीज जो इकोलॉजी की हैं उनसे डील करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास। कह रहा है इनमें से कौन सा एक बायोमास नहीं है। तो बायोमास की यदि हम बात करते हैं तो बायोमास में क्या क्या आ सकता है, आपका काऊ डंग, आपका जो प्लांट, ट्रीज, फंगी, बैक्टीरिया, सब क्या है बायोमास में आते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली आपके नेचर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो वाटर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सेट टू डील विद द एक्सपेंडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाज सेटअप अंडर। कह रहा है आपका जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसको एनजीटी कहते हैं, ठीक है, कह रहा है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कह रहा है कि ये आपका कब आया। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, तो ये आपका 11th प्लान जो आपका 2007 से 12 तक चला, उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके जो है मनमोहन सिंह जी थे उस समय आया। और ये आपको कब आया, ये आपको 18/10/2010 में आया। ठीक है, तो ग्रीन नेशनल ट्राइब्यूनल एक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो किस प्लान में आया आपका, तो 11th 5 ईयर प्लान में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग न्यू दिल्ली में है और अदर प्लेसेस कहाँ पे, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई और पुणे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर इन वेस्ट वाटर इज मेजर्ड बाय। कह रहा है जो ऑर्डर होता है वेस्ट वाटर में उसको किससे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम ऑस्मोस्कोप की बात करते हैं तो ऑस्मोस्कोप जो है आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऑर्डर को आपका जो है मेजर करते हैं। ठीक है, ये किसके कारण आते हैं, तो आपके टेस्ट या ऑर्डर की बात करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो गैसेज है उसके कारण आता है। ठीक है, और इसको हम TON में बताते हैं। TON जो होता है ये आपका 1 to 3 के बीच होता है, जो कि A+B/A, जहाँ पर AML आपका वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स वाटर है, B आपका क्या है, B इज द वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर इन विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल। ठीक है, ऑस्मोस्कोप जो होती है वो आपका ग्रेजुएटेड होती है, आपका PO लेवल जो कि 0 to 5 होता है। अब PO लेवल की बात करते हैं आपका, तो 0 आपका नो परसिपिटेबल ऑर्डर, ठीक है, 1 आपका वेरी फेंट ऑर्डर को बताता है, दूसरा आपका फेंट ऑर्डर को, तीसरा आपका डिस्टिंक्ट ऑर्डर को, 4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को और 5 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को बताता है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स आर ऑल्सो नोन एज। कह रहा है आपका जो रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे रेस्पिरेबल यदि हम बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की, तो उनको जो है वो आपके जो है क्लासीफाई किए जाते हैं PM10 से लेकर के आपका PM2.5 माइक्रोन्स। ठीक है, तो यहाँ तक इसको जो है लिया जाता है, जो कि आपके लंग्स वगैरह में एंटर करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 2.5 भी रखा PM10, इसका मतलब इसको डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं कह सकते, दोनों आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरी। कह रहा है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल टिश्यूज जो है किस वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता है जब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट में आपके ये सारी सर्जिकल चीज़ें, बायोमेडिकल टिश्यूज जो है आती हैं, तो किस में आएंगी, बायोमेडिकल वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विच डिवाइस हैज हाईएस्ट रिमूवल एफिशिएंसी। तो कह रहा है यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस दे रखी हैं, कह रहा है हाईएस्ट रिमूवल एफिशिएंसी किसकी होती है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की, तो यहाँ पर मिनिमम जो साइज रिमूवल होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू आपका 50 माइक्रोमीटर होता है, और एफिशिएंसी आपकी लेस देन 50%। यदि हम कलेक्टर्स इंक्लूडिंग साइक्लोन और डायनामिक की बात करते हैं तो आपका मिनिमम साइज रिमूवल 5 to 25 माइक्रोमीटर तक, और ये आपका 50 to 90%। वेट स्क्रबर जिसमें आपका स्प्रे टावर या वेंचुरी स्क्रबर की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर 80 to 99% आपकी एफिशिएंसी आती है। इलेक्ट्रॉनिक यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की बात करते हैं तो ये आपका लेस देन 1 माइक्रोमीटर, और ये आपका ग्रेटर देन 99% एफिशिएंसी आती है। फैब्रिक फिल्टर्स की यदि हम बात करते हैं तो आपका ये लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर जो है आपका रिमूवल करता है पार्टिकल्स का साइज का,
और यहाँ पर भी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 99% आती है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा बात, फैब्रिक फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द नेचुरल प्रोसेस अंडर विच द फ्लोइंग रिवर वाटर गेट्स क्लीन्ड इज नोन एज, कह रहा है आपका एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें आपका फ्लोइंग रिवर वाटर है वो खुद ही क्लीन होती है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, यदि हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं क्या होता है, तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन आपका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपका जो फ्लोइंग रिवर होता है ना वो अपने आप को जो है पॉल्यूटेंट से स्लोली क्लीन कर लेता है। ठीक है, ये क्लीन आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से होते हैं जिसमें आपको डाइल्यूशन, सेटलिंग, ऑक्सीडेशन, ठीक है, माइक्रोबायल एक्टिविटी, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसका जो है पूरा, जो इसका नेचुरल मैकेनिज्म्स होता है उसमें क्या क्या होता है, सेडिमेंटेशन, जब आपका सीवेज जो है वो रिवर में एंटर होता है तो रिवर का जो टर्बुलेंस सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को नीचे आपको सेटल कर सकता है। ठीक है, ये सेटलिंग, यदि हम ये सेटलिंग की बात करते हैं तो ये सेटलिंग रिवर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है, बिकॉज पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं आपके बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सनलाइट होता है, पहला आपका सेडिमेंटेशन, दूसरा सनलाइट। इस सनलाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में आपके जो रिवर्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये ऑक्सीजन जो होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं और यूज करके आपके जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको डिजॉल्व करने का काम करते हैं। तीसरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आपका सीवेज जैसे ही जो है रिवर वाटर में एंटर होती है उसके ऑर्गेनिक मैटर्स का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, रिवर के जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, रिवर के डिजॉल्व ऑक्सीजन की हेल्प से जो माइक्रोबायल्स ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है। ठीक, क्या होता है उसके बाद रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर रिवर बेड पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है, उस पर रिडक्शन होती है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है, केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी होता है। ठीक है, इससे आपको जो सेटल पॉल्यूटेंट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन होता है। इसके बाद क्या होगा, डाइल्यूशन और डिस्पर्जन होगा। सीवेज रिवर में जैसे आपका जो है मिक्स होती है वो रैपिडली डाइल्यूट और डिस्पर्स हो जाती है। इससे सीवेज का आपका जो बैड इफेक्ट है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है, उसका दुर्गंध वगैरह रिड्यूस हो जाता है सीवेज का। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ EIA एंड EMP इन इंडिया वाज इनिशिएटेड ऑन, कह रहा है पहला जो EIA का नोटिफिकेशन इंडिया में आया वो कब आया। तो यदि हम पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आपको 27 जनवरी 1994 को आया। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग द वेस्ट वाटर फॉर मेजरिंग क्लोराइड कंटेंट। कह रहा है कि आपका क्लोराइड कंटेंट जो है उसको मेजर करने के लिए जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको किस सॉल्यूशन के साथ जो है टाइट्रेट करते हैं, उसका आपका टाइट्रेटिंग जो है उसको करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड कंटेंट की, ठीक है, तो यदि हम जब बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड कंटेंट की, यदि हम बात कर रहे हैं तो अगर वाटर में आपका क्लोराइड कंटेंट यदि मान लीजिए ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है आपका क्लोराइड कंटेंट का, इसका मतलब ये जनरली ये इंडिकेट करता है कि वाटर या तो आपका वाटर में आपका क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या आपका सीवेज है। ये इसको बताता है आपका हायर आपका क्लोरिनेशन कंटेंट। अब इसको यदि हमें फाइंड करना, जब हम क्लोरिनेशन कंटेंट की बात करते हैं तो इसको फाइंड करने के लिए हम मोहर्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब मोहर्स मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड कंटेंट को मेजर करने के लिए मोहर्स मेथड का यूज करते हैं। इसमें अब इस मेथड की यदि हम बात करते हैं, मोहर्स मेथड की यदि हम बात करते हैं तो अब क्या होता है, इसमें वाटर सैंपल को स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं AgNO3 यदि स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट जो होता है सॉल्यूशन से टाइट्रेट किया जाता है, और पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट मतलब K2CrO4 से हम क्या करते हैं, उसको एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है आपका स्टेप, थोड़े स्टेप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप ये होता है इसमें कि हम पहले AgNO3 जो है, ठीक है, उसको क्लोराइड आयन से रिएक्ट कराते हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपका AgNO3 जो है वाटर सैंपल में ऐड करते हैं तो जो क्लोरीन के निगेटिव आयंस हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्शन से वहाँ पर क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट वहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो वाइट कलर का जो AgCl
जो है तब तक बनते रहता है जब तक कि आपका सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। जब सारे क्लोराइड आयन्स जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब क्लोराइड आयन जो आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अब AgNO3 जो होता है उसको रिएक्ट करने के लिए Cl माइनस आयन तो बचते नहीं है, जो क्लोरीन के नेगेटिव आयन से बचते नहीं है, ठीक है। तो अब AgNO3 इंडिकेटर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उससे रिएक्शन करता है, ठीक है। और जब उससे जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं Cl माइनस आयन्स जो होते हैं, तो एक छोटी सी ड्रॉप जो AgNO3 की वो रिएक्ट कर लेती है किससे, आपके पोटेशियम क्रोमेट से, ठीक है। अब ये रिएक्ट करके क्या देती है, रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट देती है, ठीक है। और यही जो कलर है यही बताता है कि वहाँ पर जो है आपका कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो किससे करते हैं आपका, तो सिल्वर नाइट्रेट, किसका यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कह रहा है इनमें से जो है कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के आपके डिस्पोजल का मेथड नहीं है, ठीक है। अब यदि हम डिस्पोजल मेथड्स की बात करते हैं आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट्स की, ठीक है, सॉलिड वेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक मेथड को देखते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा सैनिटरी लैंडफिल मेथड। क्या होता है सैनिटरी लैंडफिल मेथड, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल सॉलिड जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने का एक कंट्रोल्ड मेथड है। ये क्या है आपका, जो आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उनको आपका जो है डिस्पोज करने का एक कंट्रोल मेथड होता है। इसमें जो आपके लो लेइंग एरियाज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे लो लेइंग एरियाज होते हैं उन एरिया में वेस्ट को अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.5 मीटर थिक लेयर में आपका क्या कहता है, एक तरीके से बिछाया जाता है उसमें, ठीक है। हर एक लेयर को हम क्या करते हैं, जो हमारा हर एक लेयर है उस लेयर को हम क्या करते हैं, हर एक लेयर को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया जाता है, ठीक है, कम से कम 7 डेज के लिए। उसके बाद जो है आपको छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट लेयर जो है उसके ऊपर डाली जाती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्यों करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका बायोलॉजिकल होता है, मतलब डिकम्पोजिशन यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस जो है जो अप्रोच लेते हैं वो आपका बायोलॉजिकल है, जिससे आपका क्या होता है कि जिससे आपका जो है डिकम्पोजिशन नेचुरली होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन 60% होना चाहिए बेस्ट डिकम्पोजिशन के लिए। जब आपको ऑप्टिमम डिकम्पोजिशन चाहिए, ठीक है, तो ये आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो ये है आपका 2 से 12 महीने में जो है होता है, जिससे आपका 25 to 40% हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरा हमारा प्रोसेस जो है वो कंपोस्टिंग का है, ठीक है। जब हम कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो कंपोस्टिंग भी क्या है, ये भी एक प्रकार का आपका आपका जो है बायोलॉजिकल मेथड है आपका, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। ये कंपोस्टिंग होता है, इसमें वेस्ट को क्या किया जाता है, इसमें जो है वेस्ट जो होती है उसको मिक्स किया जाता है। मैनुअल या मैकेनिकल मेथड से हम वेस्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंपोस्ट को 2-3 महीने जो है आपका 2-3 मंथ्स में जो है ये कंपोस्ट बन जाता है। इसको इंडोर प्रोसेस भी कहते हैं, इसको इंडोर प्रोसेस भी आपको कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम जो कंपोस्टिंग का इंडोर प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वेस्ट को मिक्स किया जाता है, कंपोस्ट 5 से 6 महीने में बन जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका C/N रेशियो जो आती है वो 30:50 आती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका इंसिनरेशन और थर्मल पैरालिसिस। अब यदि इंसिनरेशन या थर्मल पैरालिसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सॉलिड को जो है हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। अगर बर्निंग आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस में आपकी बर्निंग हो रही है तो आपका इंसिनरेशन होगा। और अगर आपका बर्निंग जो है ऑक्सीजन के आपके एब्सेंट में हो रही है, बिना ऑक्सीजन के हो रही है, उसको हम पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो भी आपके सॉलिड वेस्ट हैं जिनका हाई आपका कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, उनके लिए आपका जो यूज में लाया जाता है, बट ये मेथड थोड़ा कॉस्टलियर होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। अगला मेथड हमारा क्या है, अगला मेथड है हमारा पुलवराइजेशन एंड श्रेडिंग। अब इस मेथड की बात करते हैं तो ये डिस्पोजल मेथड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का डिस्पोजल मेथड नहीं है, सिर्फ वेस्ट को छोटे और लाइट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें जब श्रेडिंग की बात करते हैं तो वेस्ट को कट या टीयर करके स्मॉल पीस बनाया जाता है, और पोलराइजेशन की बात करते हैं तो वेस्ट को क्रश या ग्राइंड करके पाउडर लाइक फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। अगला आपका ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव की बात करते हैं यदि हम, तो ये क्या है, तो ये आपका लो हीट थर्मल प्रोसेस है जो बायोमेडिकल को डिस्पोज करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें कंट्रोल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है स्टीम पास की जाती है ताकि आपका जो है वेस्ट वो डिसइंफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपको मैंने बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यदि हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो ये क्या है आपका डिस्पोजल का मेथड नहीं है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है टू इंश्योर द सेफ कंपोस्टिंग द आर्सेनिक कंसंट्रेशन इन द कंपोस्ट एज पर FCO 2009 एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 शुड बी। कह रहा है कि आपका FCO 2009 और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग यदि हमको आर्सेनिक कंसंट्रेशन है उसको, ठीक है, सेफ यदि कंपोजिशन की बात करते हैं तो वो आपका कंपोस्ट में कितना होता है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए पैरामीटर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात करते हैं, कैडमियम की बात करते हैं तो ये आपका 5 आपका मिलीग्राम पर केजी, क्रोमियम की बात करते हैं तो 50 मिलीग्राम पर केजी, यदि हम लेड की बात करते हैं तो 100 मिलीग्राम पर केजी, यदि हम कॉपर की बात करते हैं 300 मिलीग्राम पर केजी, C/N रेशियो यदि हम बात करते हैं तो आपका लेस देन 20, निकल की यदि हम बात करते हैं तो आपका 50 मिलीग्राम पर केजी, और आर्सेनिक की बात करते हैं तो 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कलर। कह रहा है इनमें से कौन सा आपका इंडस्ट्री एफ्लुएंट है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी हम पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट्स यूज होते हैं, वहाँ पे डाइज यूज होती हैं पेपर के प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्या होती है, ये हाईली कलर्ड होती हैं। इसका मतलब आपका जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें हाई अमाउंट में कलर देखने को मिलता है। तो किसमें मिलेगा आपका, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड। कह रहा है इसमें से कौन सा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड है। क्लोरिनेशन नहीं है, सेडिमेंटेशन ये भी नहीं है, इंसिनरेशन बिल्कुल है और स्लज मेथड नहीं है। आपको ऊपर पूरा डिटेल में इसको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द इंटरनेशनल ट्रीटी विच एम्स एट रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग इज। कह रहा है आपका कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है। ठीक है, जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो अब क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपका जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि सबसे पहले जापान में जो है यूज़ किया गया था आपका 1997 दिसंबर में, जिसका एम जो होता है आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है आपका पार्टिकुलेट मैटर फ्लाई एस कैरिड इन एफ्लुएंट गैसेज फ्रॉम फर्नेसेस बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स आर बेटर रिमूव्ड बाई। कह रहे आपके जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि आपके एफ्लुएंट गैसेज से आपके, ठीक है, एफ्लुएंट गैसेज में जो आपके बर्निंग फॉसिल फ्यूल से उनसे आते हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की तो ये आपका एक एयर फिल्ट्रेशन का एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम डस्ट पार्टिकल्स या आपके जो है जो फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग फर्नेसेस से जो आपके एफ्लुएंट आ रहे हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स आ रहे हैं, उसका रिमूवल इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ये सबसे इफेक्टिव होता है आपके जो पार्टिकल जैसे स्मोक है, मिस्ट है, फ्लाई एश है, उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, और ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक मोस्ट कॉमन मेथड है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ई वेस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यदि हम ई वेस्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं इसकी बात करते हैं तो क्या होता है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये आपका जो डिस्कार्टेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो उनसे जो उनके पार्ट्स हैं उन सब का जो आपका होता है आपका वेस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इसमें क्या क्या आ सकता है आपका, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, आपके होम एप्लायंसेस जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हो गए, तो ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, सही ऑप्शन कह रहे हैं कौन नहीं है, तो बॉटल नहीं है, तो प्लास्टिक वेस्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स वैल्यू इन बिटवीन 101 to 119 डिनोट्स द एयर क्वालिटी एज। कह रहे आपका जो पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स है वैल्यू 101 से लेकर के 199 है, ये आपके जो है किस एयर क्वालिटी को आपको बताता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, PSI की वैल्यू और डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यदि 0 से 50 है तो ये आपका गुड है, ठीक है, इस पर इसका कोई हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं होता है। 51 to 100 है तो ये आपका मॉडरेट है, ठीक है, जो कि आपका जनरल थोड़े बहुत जो आपके हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 101 से आपका 200 है तो ये आपका अनहेल्दी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
सभी लोगों पे आपको हेल्थ इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मेनली जो आपके मेंबर जो कि सेंसिटिव ग्रुप से आते हैं वो सबसे ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंसर्न उनको यहाँ पर आता है, ठीक है। 201 से 300 आपके है तो ये आपका अनहेल्दी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इमरजेंसी कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पूरा पॉपुलेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसा अभी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में आपका तो अब 301 से ऊपर जा रहा था तो हेजार्डस आपका हेजार्डस में आ गया, 301 से लेकर के उससे आगे गया तो आपका हेजार्ड में आएगा, जो कि दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका 101 से 199 के बीच है, इसका मतलब अनहेल्दी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन, कह रहा है इनमें से जो है कौन सा यूनिट है जिसका यूज हम नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यदि हम नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने की बात करते हैं तो हम नॉइज पॉल्यूशन को किस में मेजर करते हैं, तो हम डेसिबल में करते हैं। किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम एनुअल एवरेज परमिसिबल सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर फॉर इंडस्ट्रियल एरिया इज, कह रहा है आपका इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो एम्बिएंट एयर है उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, ठीक है, मैक्सिमम एनुअल एवरेज वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर एज पर एयर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं, अच्छा ऊपर पूरा टेबल आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो मैं टेबल यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड पूछ रखा है तो कितनी होती है, एनुअली 50 होती है और 24 आवर्स के लिए 80 होती है। हमको एनुअल पूछ रखा है तो 50, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इस टेबल से हर पेपर में, पिछले पेपर में भी क्वेश्चन 2 बने थे, तो इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मेन रीजन ऑफ द सीक बिल्डिंग सिंड्रोम फोकसिंग द इंडोर एयर क्वालिटी इन बिल्डिंग इज, कह रहा है आपका जो मेन रीजन है आपका, जिसको इंडोर एयर क्वालिटी में यदि हम बात करते हैं, जिसमें आपका बिल्डिंग सिंड्रोम, सीक बिल्डिंग सिंड्रोम की बात करते हैं, कह रहे मेन रीजन क्या है। यदि हम सीक बिल्डिंग सिंड्रोम की बात करते हैं तो क्या होता है सीक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो सीक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब लोग बिल्डिंग के अंदर रहते हैं तो उनको जो है काम करने के बाद जो बीमार जैसे सिम्टम्स फील करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है कॉज वो पता नहीं चलता। जब बाहर आते हैं तो फिर उनको अच्छा फील होता है। यहाँ पर जब भी आपकी बिल्डिंग्स के लिए हम बात करते हैं, यदि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, बहुत अच्छे से वेंटिलेशन नहीं है, तो बिल्डिंग में क्या होती है, आप जाएंगे तो आपको घुटन टाइप का महसूस होगा और जैसे ही आप बाहर जाएंगे फिर आप फ्रेश फील करने लगते हैं। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इसका मेन रीजन है वो इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच पल्वराइज्ड वेस्ट कैन बी बिल्ड बाय सेमी ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल प्रेशर पर आवर, कह रहा है जो सेमी ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल प्रेसेस है उसमें पर आवर जो आपका कितना पोलराइज वेस्ट जो है वो आता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, देखिए ऑप्शन किलो न्यूटन में दे रखे हैं, सारे ऑप्शन किलो न्यूटन में दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि सही ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा केजी पर आवर पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर आवर में आएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो ये हो जाएगा या तो ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से एक कोई ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे किलो न्यूटन दे रखा है वो गलत है। ऐसे वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 36 आपकी केजी पर आवर में आती है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। सही ऑप्शन ऐसा डी जो आयोग ने दे रखा है, लेकिन ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गाई एंड बैक्टीरिया इज यूज्ड, कह रहा है कि इनमें से जो है आपका कौन सा मेथड है जिसमें एक सिम्बायोटिक आपका रिलेशनशिप जो है एल्गी और बैक्टीरिया में जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं आपके जो है ऑक्सीडेशन पॉइंट की, जब भी हम बात करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में एल्गाई सनलाइट की प्रेजेंस में जो है आपका फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। इसमें क्या करती है, आपकी जो एल्गी होती है वो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करते हैं ताकि वेस्ट वाटर में जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। तो ये आपका किस में दोनों का रिलेशनशिप आता है, दोनों आपका रिलेशन, आपका सिम्बायोटिक रिलेशन आता है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, ठीक है। तो आपका बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, साथ ही इसमें जो आपका जो एल्गाई होती है वो ग्रो होती है। ये एल्गाई जो आपका ट्रीटेड वाटर के साथ जो है डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज
लाइकली टू कॉज, कह रहा है कि यदि आपका ड्रिंकिंग वाटर है और उस ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस क्लोराइड है तो उससे क्या होगा। तो यदि हम फ्लोराइड की बात करें, तो यदि एक्सेस फ्लोराइड की यदि हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, इससे आपके जो मोल्टिंग ऑफ टीथ देखने को मिलता है, जिसको हम डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। ये खासकर आपके जो बच्चे होते हैं जो कम एज के, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली फ्लोरीन की क्वांटिटी हमारी जो है, जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनमें होती है, लेकिन वो आपके कंट्रोल्ड मैनर में होती है। यदि कंट्रोल से ज़्यादा होगा तो ये आपके दांतों को डैमेज करेगी। सही ऑप्शन टूथ डीके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा था एस्टिमेटेड सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज सिटीज एंड टाउन्स पर कैपिटा पर डे रिस्पेक्टिवली एज पर CBCBR। कह रहा है जो एस्टिमेटेड आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका सॉलिड वेस्ट जो है जनरेटेड होते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज सिटीज के लिए, आपका जो है पर कैपिटा पर डे कह रहा है वो आपका CPCB के अकॉर्डिंग कितना आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज पर CPCB, यदि हम सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल सिटीज़ की बात करते हैं तो 0.1 kg पर कैपिटा पर डे। यदि हम बात करते हैं मीडियम सिटीज़ के लिए तो 0.3 to 0.4 kg पर कैपिटा पर डे, और यदि हम लार्ज सिटीज़ की बात करते हैं तो आपका 0.5 kg पर कैपिटा पर डे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा वेस्ट है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा यदि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपके फूड वेस्ट, आपके पेपर्स वगैरह हो गए, हाउस होल्ड के जो वेस्ट हो गए, ये सारे आते हैं किसमें, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। बट इसमें से एस्बेस्टस की यदि हम बात करते हैं तो ये नहीं आएगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रकार का केमिकल वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। कह रहा है इनमें से जो है किसका यूज हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल के रिमूवल में करते हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं किसकी, ग्रिट चेंबर की, यदि हम बात करते हैं अपने ग्रिट चेंबर की, क्या होता है, तो ग्रिट चेंबर एक लॉन्ग नैरो या आपका एक सर्कुलर टैंक होता है जो आपका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में लगता है। ठीक है, उसी में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सीवेज के फ्लो को स्लो करना, ताकि जो ग्रिट मटेरियल्स है ना वो क्या करें, वो सेटल डाउन हो जाए। ग्रिट मटेरियल्स की यदि हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सैंड है, एसेज हैं आपकी, ठीक है, सैंड हो गया, एसेज हो गए, क्लिंकर्स हो गए, एक्सेल्स हो गए, ठीक है, आपके बोन चिप्स हो गए, ठीक है, और बाकी जो इनर्ट में आपके इनऑर्गेनिक इनर्ट मटेरियल्स हैं वो सब हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो ये आपका किस पे बेस है, तो ये आपके जो है, यदि हम बात करते हैं ये आपका बेस है किस पे, ट्रांजिशन लॉ पे। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन लॉ का मतलब यदि हम बात करते हैं क्या हुआ, मतलब फ्लो वेलोसिटी को इतना कंट्रोल किया जाता है ताकि आपके जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और लेकिन आपके जो इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो आपके सेटल नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ट्रांजिशन लॉ। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका सेटलमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें दो चैनल दिए होते हैं, एक आपका नॉर्मल फ्लो के लिए होता है और एक चैनल आपका पिक फ्लो के लिए दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा जो है नॉर्मल फ्लो वाले चैनल का यूज होता है, और जो आपका पिक फ्लो का चैनल है उसका सिर्फ जब डिस्चार्ज टाइम होता है उस समय यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्रिट चैम्बर। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा डिटेंशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन इज। कह रहा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जो है उसमें जो डिटेंशन टाइम आता है वो कितना आता है। तो जब भी हम सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, दो चीज़, एक सेडिमेंटेशन आपका प्लेन वाला होता है और एक कोगुलेशन के साथ होता है। तो जब हम प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 4 to 8 आवर्स आता है, और जब भी कोगुलेशन आपका यदि हम बात करते हैं, सेडिमेंटेशन आपका कोगुलेशन के साथ होता है 2 to 4 आवर्स होता है। ठीक है, सही ऑप्शन डी। और याद रखिए कि ये हम सर्कुलर टैंक के लिए बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं कर रहे हैं। जनरली हम उसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कैम इन विच ईयर। कह रहा है आपका जो वाटर प्रिवेंशन एंड आपका पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है जो है वो आपका किस ईयर में आया था। तो यदि हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1974 में आया था। ऐसे यदि हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं तो 1927 में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन बताया 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं 1986, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स की यदि हम बात करते हैं 2000 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में।
यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया? करेक्ट ऑप्शन 1974, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पाथ टेकन बाय द कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस एफ्लुएंट एमिटेड फ्रॉम चिमनी इज कॉमनली नोन एज। कह रहा है आपका जो चिमनी से जो गैसियस पॉल्यूटेंट एमिट होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज का पाथ होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम प्लूम की बात करते हैं, किसकी, प्लूम की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है, तो जो चिमनी से निकलने वाला जो स्मोक होता है उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसे प्लूम कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका बेसिकली विजिबल स्मोक का कॉलम होता है जो हवा में ऊपर की ओर उठता हुआ ऐसे, देखिए आपको ऐसे राइज करता हुआ है जो आपको दिखता है सोर्स से, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं, ठीक है। और इसका प्लूम का यदि हम शेप की बात करते हैं तो ये आपका सीधा वर्टिकल कॉलम या थोड़ा सा कर्व्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है विंड और एटमॉस्फेयर के कंडीशन पे, ठीक है। दूर से देखने पर ये आपको जो है लंबी ऊपर उठती हुई दिखती है, तो ये होता है आपका प्लूम। यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लूम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्वाइन द टर्म स्मोग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मोक। कह रहा है कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने स्मोग टर्म जो है वो बताया और उसको डिस्क्राइब किया, उसके लेयर्स को। तो यदि हम बात करते हैं किसकी, डॉक्टर हेनरी एंटोनिए की यदि हम बात करते हैं तो ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्मोक वर्ड जो है वो क्वाइन किया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हेनरी एंटोनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द डाइजेस्टेड स्लज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डाइजेशन टैंक इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो डाइजेस्टेड स्लज है जो कि आपके बॉटम ऑफ द डाइजेशन टैंक से लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम स्लज की बात करते हैं तो स्लज के डिफरेंट स्टेजेस हैं, मेनली स्लज के तीन स्टेज की हम बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला जो हमारा स्टेज है वो एसिड फर्मेंटेशन स्टेज है जिसको एसिड प्रोडक्शन स्टेज भी कहते हैं। क्या होता है ये स्टेज, ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया था, फिर आप लोग सुन लीजिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो फ्रेश सीवेज, इस स्टेज में जो आपका फ्रेश सीवेज स्लज होता है उस पर जो है अनएरोबिक और फ्लोकुलेटिव बैक्टीरिया का एक्शन स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे पीएच वैल्यू जो होती है वो लेस देन 6 हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में स्लज का बीओडी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर बीओडी क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बीओडी होता है वो इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब यदि हम मेनली सिंपल वर्ड में बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो डाइजेशन के ये स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको बदबू भी आती है और एसिडिटी दोनों आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो आपका एसिड रिग्रेशन स्टेज होता है। क्या होता है, तो ये आपका एक इमीडिएट स्टेज होता है जहां पहली स्टेज में बनने वाले वोलेटाइल एसिड और नाइट्रोजन कंपाउंड जो हैं बैक्टीरिया के द्वारा आपका ब्रेक होते हैं और एसिड कार्बोनेट्स और अमोनिया यहाँ पर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं जो स्लज होता है बहुत ही ऑफेंसिव आपको जो है स्मेल देता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि पीएच की बात करते हैं, पीएच आपका 6.8 जो है वहाँ तक बढ़ के पहुँच जाता है, ठीक है। ये स्टेज लगभग आपके 3 मंथ्स तक, लगभग 3 मंथ्स तक ये स्टेज आपका चलता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बीओडी की बात करते हैं, स्लज का बीओडी भी हाई रहता है इस स्टेज में। तीसरा हमारा एल्कलाइन फर्मेंटेशन स्टेज है। क्या होता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन स्टेज में, तो यदि हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इस स्टेज में ही आपका स्लज का जो है फाइनल आपका जो है डाइजेशन होता है, ठीक है। लिक्विड सॉलिड्स से अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आपके डाइजेस्टेड या आपके जो रिपेंट स्लज हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके ग्रेनुलर होते हैं, स्टेबल होते हैं और यहाँ पर जो है स्मेल नहीं रह जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पीएच जो है 7 से थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसका मतलब ये एल्कलाइन नेचर में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्लज का बीओडी जो है वो रेपिडली क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और इस स्टेज में आपके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो किसमें आपका स्लज जो है बॉटम में आपका कलेक्ट होने लगता है, तो वो होता है आपका किसमें, वो रिपेंट स्लज जो होता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का टाइप नहीं है। यदि हम टाइप्स की बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, तो वहाँ पर रिस्क असेसमेंट है, पब्लिक कंसल्टेशन है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है, ठीक है। इसमें जो है पॉलिसी असेसमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस एज पार्टिकल्स इन वेस्ट आर
कन्वर्टेड टू सॉलिड इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, ठीक है, जिसमें आपका पार्टिकल जो वेस्ट का है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं स्लज की, तो स्लज क्या होता है, ये एक वेट या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो आपके लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान। तो क्या होगा यहाँ पर, स्लज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, डॉट इज ए लार्ज एरिया विथ सिमिलर फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि सिमिलर आपका जो है फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लार्ज एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यदि हम बात करते हैं बायोम की, बायोम क्या होता है, बायोम एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया होता है जिसमें, ठीक है, जिसे उसकी आपकी वेजिटेशन, मतलब कौन सी प्लांट उगती है, सॉइल टाइप क्या है, क्लाइमेट वहाँ के मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल क्या है, और वाइल्ड लाइफ क्या है, उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो उसके बेसिस पर डिफाइन करना बायोम कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी जगह पर कौन सी स्पेसीज रह सकती है इसका पता हम बायोम देखकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट जो है बायोम को डिफाइन बायोम के बेसिस पर ही डिफाइड करते हैं कि आपका टेम्परेचर का क्या रेंज होगा, सॉइल का टाइप क्या होगा, लाइट की अवेलेबिलिटी कितनी होगी, वाटर की क्वालिटी कैसे होगी, ये सब जो साइंटिस्ट होते हैं ये बायोम के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, ठीक है। और यदि माइक्रोबायोम की एक टर्म आता है माइक्रोबायोम, तो बायोम का ही एक छोटा वर्जन होता है, यानी बहुत स्मॉल स्केल पे जो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, बायोम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एवरेज परमिसिबल नॉइज लेवल ड्यूरिंग डे टाइम आवर 6 AM to 10 PM in residential areas according to specified ambient air quality index laid down under the Environment Protection Act in India। कह रहा है आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे रखा है उसमें कह रहा है आपका डे टाइम के लिए, आपका रेजिडेंशियल एरिया के लिए आपका एवरेज परमिसिबल नॉइज लेवल कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम कोड एरिया कोड ए की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए डे टाइम में कितना आता है, 75 डेसिबल, और नाइट टाइम के लिए 70 डेसिबल। बी कोड की यदि हम बात करते हैं जिसमें कॉमर्शियल एरिया आता है तो 65 आपका डेसिबल डे टाइम में और 55 डेसिबल नाइट टाइम में। ऐसे हम सी कोड की बात करते हैं रेजिडेंशियल एरिया के लिए तो 55 आपका डे टाइम के लिए डेसिबल में आता है और 45 डेसिबल नाइट टाइम के लिए। ऐसे हम डी की बात करते हैं जिसमें साइलेंस जोन होता है आपका 50 डेसिबल आपका डे में और 40 डेसिबल नाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, रेजिडेंशियल एरिया के लिए आपका डे में 55 डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्सेनॉल इज, कह रहा है आर्सेनॉल जो होता है वो क्या होता है। तो यदि हम आर्सेनॉल की बात करते हैं क्या होता है, ये आपका एक सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल होता है जो कि एयर और एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपका जो है जो आपका कंबसन वगैरह इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर जो कंबसन के दौरान निकलता है, ठीक है, एक गैसियस मीडियम होता है। डिस्पर्जन ऑफ स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडियम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सैनिटरी लैंड फिलिंग इन द सेकेंड स्टेज ऑफ रिफ्यूज स्टेबलाइजेशन अनएरोबिक एंड फ्लोकुलेटिव बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। कह रहा है आपका जो सेकेंड स्टेज है आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग में आपका रिफ्यूज स्टेबलाइजेशन का, जिसमें अनएरोबिक और फ्लोकुलेटिव बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करती हैं, और तो वो आपको कह रहा है कौन से गैसेस जो है जनरेट वहाँ पे करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन होता है एरोबिक, जहाँ पर आपका CO2 जो होता है, ठीक है, वो निकलता है एरोबिक ब्रेकडाउन द्वारा। फेज़ 2 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनएरोबिक और HD जो कंडीशन होता है जिसमें CO2 और H2 निकलता है। फेज़ 3 की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर मिथेनो आपका जो है मिथेनोजोनिक होता है, जहाँ पर CH4 और CO2 जो है आपका निकलता है और मिथेन का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ फेज की बात करते हैं यहाँ पर स्टेबल गैसों का प्रोडक्शन होता है, जैसे आपका CH4 और CO2। यहाँ पर सही ऑप्शन सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो H2 और CO2, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। कह रहा है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर्स के इनकम्प्लीट इनकम्बसन से जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट बनता है वो कौन सा होता है। तो आपको पहले ही बताया हूँ, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हमारे फ्यूल वगैरह हैं यदि वो कम्प्लीटली उनका कंबसन नहीं होता है तो आपके टॉक्सिक गैसेस जो है आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं, और वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने जो GSO का पेपर आपका जो है
9 जनवरी 2024 में हुआ था, उसका बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन देखा है। एक एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको देखा है। जो चीज़ें आपकी डिटेल में जानने के लिए उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ये देखेंगे तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है हमारे साथ ही क्लियर हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना कि ये सीरीज जितनी चल रही है आप लोग इसका बेनिफिट उठाएं, और आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और मैं बिल्कुल डिटेल में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर अप कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप लोग जो है, जो मैंने सिविल की गोली की आपको बुक बताई, क्वेश्चन बैंक जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप लोग उससे परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ वीडियो लेक्चर के कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा एक हौसला बढ़ता है, जिससे हम और पेपर्स आप लोगों के लिए करा सकें या और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों के लिए भी ला सकें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।